नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पादपों में समन्वय किस प्रकार होता है। इससे पहले हमने बात की थी मनुष्यों में समन्वय किस प्रकार होता है, तो आज हम बात करेंगे पादपों में समन्वय किस प्रकार होता है। तो पादपों में तंत्रिका तंत्र या पेशियां नहीं होती हैं, वो दो प्रकार की गति करती है। जैसा हमने देखा था कि जो मनुष्य है उनमें तंत्रिका तंत्र होता है, जो संदेश को या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमारे दिमाग तक या मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करते हैं, या पेशियां होती हैं। लेकिन जो पादप होते हैं उनमें न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं, तो वो गति करते हैं। गति का मतलब होता है एक तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो पहला है वृद्धि से मुक्त गति। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी उद्दीपन हुआ, उद्दीपन का मतलब हो गया अगर उस पर प्रकाश पड़ा या अगर हमने उसे छुआ तो वो तत्काल अनुक्रिया देते हैं। इसी को बोला जाता है वृद्धि से मुक्त गति। तो जब पौधे किसी बाहरी उद्दीपन जैसे स्पर्श हो गया, प्रकाश हो गया या ताप हो गया के प्रति बिना किसी वृद्धि के तत्काल अनुक्रिया करता है या व्यक्त करता है, तो इसे बोला जाता है वृद्धि से मुक्त गति। ठीक है, मतलब इसमें वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, बस अगर कोई भी उद्दीपन हुआ तो उसमें वो अनुक्रिया देता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वृद्धि से मुक्त गति। इसी को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका मुख्य उदाहरण है, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा होता है, मिमोसा बोलते इसे। तो इस प्रकार का होता है छुई मुई का पौधा, अगर आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसे उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब अगर आप उसे जैसे ही छूते हो तो उसकी पत्तियां ऐसे बंद हो जाती है, इस तरीके से ऐसे बंद हो जाती है। तो ये हुआ वृद्धि से मुक्त गति। जैसे अनुक्रिया क्या होती है इसमें, जब छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श किया जाता है तो वे तुरंत मुड़ जाती हैं और नीचे झुक जाती है, जैसे बताया मैंने ये है। विशेषता क्या होती है, तो इनमें पौधों की किसी भाग में आकार या लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि केवल पत्तियों की स्थिति है वो बदल जाती है। तो उसी को बोला जाता है वृद्धि से मुक्त गति। अब ये कैसे काम करती है देखिए। तो पौधों में जंतुओं की तरह न तो तंत्रिका उत्तक होते हैं और न ही पेशीय उत्तक होते हैं, फिर भी पौधे यह गति निम्नलिखित दो चरणों में करते हैं। पहला होता है संकेत का संचरण, मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर करते हैं। जब पौधों के किसी एक बिंदु को छुआ जाता है तो स्पर्श की सूचना वैद्युत रासायनिक माध्यम द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित होती है। जैसे आपने पौधे को छुआ तो उससे क्या हो गया, विद्युत रासायनिक माध्यम से जो कोशिका होती है वो एक कोशिका से दूसरा कोशिका तक संचरण होता है। और इसमें जल की मात्रा में परिवर्तन होता है। मतलब क्या हुआ, जंतु कोशिकाओं की तरह पादप कोशिकाओं में भी सिकुड़ने या फैलने के लिए विशेष प्रोटीन नहीं होती है। इसके बजाय पादप कोशिकाएं अपना अपनी जल की मात्रा में बदलाव करती हैं। कोशिकाओं में पानी भरने से वो फूल जाती हैं और पानी निकलने से वो सिकुड़ जाती है। इसी फूले और सिकुड़ेपन के कारण पत्तियां तुरंत झुकती है या बंद होती है। तो आगे है दूसरी, वृद्धि पर आश्रित गति। तो वृद्धि से आश्रित गति का मतलब होता है जब किसी भी पौधे में शारीरिक वृद्धि होती है तो उसे बोला जाता है वृद्धि पर आश्रित गति। जब पौधों में गति उसकी शारीरिक वृद्धि के कारण होती है और यह गति किसी बाहरी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है तो उसे बोलते हैं हम अनुवर्तन गति। याद रखने से ट्रॉपिक मूवमेंट इसे बोला जाता है या अनुवर्तनी गति। मतलब ये हुआ कि जब किसी भी पौधे में जो गति होती है वो शारीरिक गति होती है, शारीरिक वृद्धि के कारण होती है, और यह जो गति होती है किसी बाहरी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, तो इसी को बोला जाता है अनुवर्तन गति। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो पहला, वृद्धि पर आश्रित होती है। मतलब यह गति पौधे के किसी भाग में कोशिकाओं के विभाजित होने और बढ़ने के कारण होती है। आपको पता है जो भी कोशिकाओं में विभाजन होता है उस विभाजन की वजह से ही किसी भी पौधे की वृद्धि, मतलब
वृद्धि होती है किसी भी पौधे में। दूसरा होता है दिशिक गति। दिशिक गति का मतलब होता है यह हमेशा यह गति हमेशा उद्दीपन की दिशा की ओर या उद्दीपन के विपरीत दिशा की ओर गति करती है। अगर उद्दीपन की दिशा की ओर गति करती है तो उसे हम धनात्मक गति बोलते हैं, और अगर उद्दीपन के विपरीत दिशा में करती है तो उसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। तीसरा है, ये जो प्रक्रिया होती है ये धीमी होती है। यह गति तुरंत ना होकर धीरे धीरे समय के साथ दिखती है। तो दो प्रकार की गति पे बात करी हमने, एक जो वृद्धि पर आश्रित नहीं होती है, वृद्धि से मुक्त गति होती है, और दूसरा होता है जो वृद्धि पर आश्रित होती है। अब अनुवर्तन गतियों के प्रकार कितने होते हैं? अनुवर्तन गतियां मतलब जो वृद्धि पर आश्रित होती है। तो आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार अनुवर्तन गतियों के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला होता है प्रकाशानुवर्तन, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। प्रकाश, देखो प्रकाशानुवर्तन का मतलब हो गया प्रकाश, प्रकाश मतलब सूर्य की रोशनी, और अनुवर्तन मतलब हो गया दिशीय गति। तो प्रकाश की दिशा के प्रति पादप की जो अनुक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? प्रकाशानुवर्तन गति बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा है, तो जिस साइड सूरज होता है उस साइड उसका मुंह चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब ये हुआ कि जब जो प्ररोह होता है, प्ररोह का मतलब हो गया तनाव, या जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ती है, तो उसे बोला जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और एक होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, इसका मतलब हो गया जो हिस्सा प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैंने बात करी आपसे, माना ये कोई सूरजमुखी का पौधा है, ठीक है, अब ये इसकी जड़ें हैं, माना सूर्य यहाँ है, तो इसकी दिशा इस ओर, मतलब ये एक तरीके से इसमें वृद्धि होगी, और दूसरी वृद्धि इस पौधे में नीचे की ओर हो रही है, जो उसकी जड़ें नीचे की ओर जा रही है। तो ये तो हो गया धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, क्योंकि प्रकाश की दिशा में इसमें गति हो रही है। और एक हो गया ऋणात्मक, मतलब जो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्या कारण होता है इसका? तो ये डिपेंड करता है ऑक्सिन हार्मोन पे। हम पढ़ेंगे आगे हार्मोन के बारे में। जब प्ररोह पर एक और प्रकाश पड़ता है तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो विसरित होकर तने के छाया वाले, मतलब अंधेरे भाग में एकत्रित हो जाता है। छाया वाले भाग में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करती है, जिससे तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास पहला प्रकाशानुवर्तन। इसका मतलब ये हुआ, समझो इस बात को, मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, सूरजमुखी का पौधा मान लो, जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश हुआ तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ये इसके पीछे वाले भाग में, मतलब जो छाया वाले भाग होता है वहां इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि छाया वाले भाग में ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ, और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? पौधे में वृद्धि करना, तो वो इस वाले भाग को बढ़ा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पौधा ऐसे झुक जाता है, नीचे को झुक जाता है, और यही इसका कारण होता है, जैसा कि इसने कहा है। दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब हो गया जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अनुवर्तन होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की दिशा में या विपरीत गति, इसे बोला जाता है गुरुत्वानुवर्तन। जैसे किसी भी पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे की ओर होती है, मतलब पृथ्वी की ओर होती है। पहला होता है इसमें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब जड़ें हमेशा नीचे की ओर, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करती है, तो ये हो गया धनात्मक। ऋणात्मक क्या होता है? जो तना होता है वो हमेशा ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। आपने देखा हो, जैसा बताया मैंने, जो वृद्धि होगी जड़ की वो नीचे की ओर होगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होगी, और जो तना होगा वो ऊपर को जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो ऋणात्मक होगा, और जड़ वाला धनात्मक होगा। तीसरा आपके पास होता है रसायनानुवर्तन। ये क्या होता है? किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन के प्रति गति, मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ है, अगर उसमें उद्दीपन की गति हो रही है, उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसे बोलते हैं हम रसायनानुवर्तन। जैसे जो बीजांड होते हैं से निकलने वाले रसायनों के कारण जो पराग नलियां होती हैं उसका जो बीजांड की ओर वृद्धि होती है, मतलब ये ऐसा होता है कुछ, अगर आपने देखा हो कक्षा 8 में, तो यहाँ से
जो ये गति होती है इसकी, ये नीचे की ओर होती है, ऐसे रसायन की ओर होती है यहाँ पे, जहाँ पे बीज बनता है। तो माना कोई ये छोटा सा परागकण है, तो ये इस ट्यूब से, पराग नली से नीचे आएगा और फिर ये बीजाणु कोश में चला जाता है। तो इस गति को बोला जाता है रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन, ठीक है। आगे होता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब होता है जब जल की उपस्थिति में जो गति होती है या जल की दिशा में जो गति होती है उसे बोला जाता है जलानुवर्तन। जैसा आपने देखा होगा, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो उस ओर, मतलब जो जहां जल का स्रोत होता है उस ओर आगे बढ़ती है, तो उसी को बोला जाता है जलानुवर्तन, ठीक है। और ऋणात्मक क्या होगा, जो तना हो गया वो जल के मतलब विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बह रहा है, तो वो हो गया ऋणानुवर्तन, ठीक है, या ऋणात्मक जलानुवर्तन। उसके बाद होता है स्पर्शानुवर्तन। ये क्या होता है, प्रतान की गति, मतलब हो गया किसी ठोस आधार या वस्तु के स्पर्श के प्रति जो गति होती है उसे बोला जाता है प्रतान की गति या स्पर्शानुवर्तन। जैसे मटर या लताओं का जो प्रतान होता है, जब किसी सारे के संपर्क में आता है तो प्रतान का स्पर्श वाला भाग कम बढ़ता है, जबकि दूर वाला तेजी से बढ़ता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो आपने कोई बेल लगा रखी है, ठीक है, अब ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ अगर इसे जो भी सहारा मिला, माना ये सहारा मिला, तो जो इसके प्रतान होंगे वो इस पेड़ को ऐसे पकड़ लेंगे, अगर आपने देखे होंगे, और जो उससे दूर वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। जैसे आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, तो उसी को बोला जाता है स्पर्शानुवर्तन। आई बात समझ में? तो जब भी कोई ठोस आधार या वस्तु के संपर्क में गति होती है उसे बोला जाता है स्पर्शानुवर्तन। तो ये थे आपके पास जो विभिन्न गतियां थी। अब आगे आपके पास है पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? पादप हार्मोन वे जटिल रासायनिक पदार्थ हैं जो जो पौधों की कोशिकाओं में बहुत कम मात्रा में बनते हैं और पौधों में विकास हो गया, वृद्धि होगी, कोशिका विभाजन और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का नियंत्रण और समन्वय करते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम पादप हार्मोन। पहला होता है इसमें वृद्धि प्रवर्धन। तो वृद्धि प्रवर्धन मतलब जो किसी भी पौधे की या किसी भी पादप पादप की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसमें पहला होता है आपके पास ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? तो निर्माण स्थल क्या होता है इसका? तो ये हार्मोन जो प्रारोह होता है, मतलब तने और जड़ के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। मतलब यहाँ हो गया, माना अगर आपसे ये बोलूँ मैं कि माना ये कोई पेड़ है, कोई पौधा है, मान लो ये कोई पौधा है, तो इसका जो शीर्ष भाग होगा जहां से वृद्धि होती है ऊपर की ओर, यहाँ पर बनता है ऑक्सिन। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, सबसे बड़ा काम इसका ये होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, ये कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा प्रकाशानुवर्तन, मतलब ये हुआ जब पौधों पर एक और प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन छाया के अंधेरे वाले भाग में विस्तृत हो जाता है, वहां कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाकर तने को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायता करता है या मदद करता है। और जड़ों का विकास करता है, यह जड़ों के निकलने में भी सहायता करता है। मतलब एक तरीके से किसी भी पेड़ की लंबाई कैसे बढ़ेगी? एक तो जब जड़ें नीचे को जाएंगी और जो ऊपर वाला तना होगा ऊपर को जाएगा, तो यहाँ पाया जाता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी भी पादप या किसी भी पौधे में वृद्धि करना। दूसरा हो गया जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? इसका निर्माण स्थल होता है जो तने होते हैं, पत्तियां होती हैं या बीजों के भ्रूण में बनते हैं। कार्य क्या होता है? तो तने की लंबाई को बढ़ाता है ये, मतलब तने की लंबाई में वृद्धि करता है। यह तने की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायक है। जो बीज होता है यह सुप्त बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है और फलों के आकार को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब ऑक्सीजन तो क्या करता है? किसी भी पेड़ की लंबाई को बढ़ाएगा ऐसे करके, लेकिन ये क्या करता है? जो तना होता है, ये वाला तना हो गया, जो फूल होते हैं या जो फल होते हैं, उनकी
आकार को बढ़ाने में भी मदद करता है। तीसरा आपके पास हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? इसका निर्माण स्थल होता है, यह पौधों के उन भागों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तेज होता है, जैसे फल हो गया, बीज हो गया या जड़ों के अग्रभाग में। मुख्य कार्य तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। याद रखना, साइटोकाइनिन अगर पूछा जाए क्या करता है तो मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन का। यह कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। पत्तियों का हरापन, मतलब यह पत्तियों को लंबे समय तक हरा और ताजा रखने में मदद करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। और कलियों का खिलना, मतलब जो पार्ट्स और कलियां होती हैं उन्हें वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये होता है साइटोकाइनिन। वृद्धि संदमक। वृद्धि संदमक क्या होता है? इसमें वृद्धि संदमक मतलब होता है जो ग्रोथ को, वृद्धि को रोकता है, उसे बोलते हैं हम वृद्धि संदमक। इसमें पहला होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे की रक्षा करता है। पहला, वृद्धि का संदमन, मतलब यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, पहला। दूसरा, पत्तियों का मुरझाना। आपने देखा होगा, जैसे पतझड़ स्टार्ट होता है तो पत्तियां मुरझा जाती है और झड़ जाती है, तो इसके प्रभाव से जो पत्तियां होती है मुरझा जाती है और झड़ जाती है। तीसरा, ये रंध्रों को बंद करता है। जल की कमी होने पर यह पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को नुकसान ना हो, जल का नुकसान ना हो। और दूसरा, बीज सुसुप्ता, मतलब यह बीजों को अंकुरित होने से रोकता है जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल ना हो। तो एक तरीके से ये वृद्धि के लिए ही मदद करता है, लेकिन कब करता है? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, ठीक है। और पांचवा होता है इसमें एथिलीन, या एथीन भी से बोलते हैं। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये फलों के पकने में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन है। पत्तियों और फलों का गिरना, यह पत्तियों और पके हुए फलों को पौधे से अलग करने में मदद करता है। तो ये थे आपके पास पादप हार्मोन, ठीक है। आगे इसमें है जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास निश्चित तौर पे आएगा। जंतुओं में हार्मोन, तो अंतरस्रावी ग्रंथियां, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, द्वारा स्रावित रासायनिक दूत हार्मोन कहलाते हैं। मतलब जो भी हार्मोन है वो हमारे अंतस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जहाँ पे कौन सी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है और उनके कार्य क्या है वो समझाए गए हैं। पहला हो गया वृद्धि हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कार्य क्या होता है इसका? तो शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। मतलब शरीर में जो भी वृद्धि होती है और जो विकास होता है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो वृद्धि हार्मोन का होता है। और अगर वृद्धि हार्मोन नहीं प्रॉपर रूप से बन रहा है, निकल रहा है, तो जो मनुष्य होता है उसकी हाइट बढ़ने कम हो जाती है, मतलब उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बौनापन। दूसरा होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड अंतस्रावी ग्रंथियां होती है वहां से निकलती हैं। ये कार्य क्या होता है इसका? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा के उपापचय का नियमन करता है। मतलब एक तरीके से इन्हें मेंटेन करके रखता है। इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, इसलिए आपने सुना होगा जो भी हम नमक यूज करें वो आयोडीन वाला करें, क्योंकि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उससे एक रोग होता है जिसे हम गॉइटर बोलते हैं या घेंगा बोलते हैं, जो गले पे गांठ जैसी पड़ जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। और ये थायराइड इसे एक तरीके से स्रावित करता है। तीसरा होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का जो श्रवण है वो करता है अग्नाशय, पेनक्रियाज बोलते हैं जैसे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है? रक्त में जो भी शर्करा या ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा और ग्लूकोज का मतलब हो गया जो मीठा होता है एक तरीके से, उसे नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। और अगर वो नियंत्रित ना कर पाए तो इसकी कमी से जो रोग होता है उससे बोलते हैं हम मधुमेह या डायबिटीज। अगर आपने सुना होगा तो किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसीलिए जो जिसमें जिसे मधुमेह होता है तो डॉक्टर उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि
रक्त में जो शर्करा या ग्लूकोज है उसका स्तर को नियंत्रित कर पाए। अगला होता है इसमें एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल से निकलता है, मतलब ये हमारी किडनी में होता है और ये आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हृदय की गति और श्वसन दर को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे आपको भागना पड़े या बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो वो एक्चुअल में किससे होती है? एड्रेनलिन से होती है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ये होता है नरों में, मतलब जो मेल होता है उनके वृषण में पाया जाता है और ये लड़कों में यौवनारंभ, मतलब जब भी उनका एक तरीके से वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके लक्षण और द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है एस्ट्रोजन, ये केवल मादाओं में होता है, मतलब फीमेल में, और ये अंडाशय में पाया जाता है। ये लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण और मासिक चक्र का नियमन करते हैं। तो ये आपके पास जंतु हार्मोन है और उनसे जुड़ी हुई सारी बातें। अब इसमें एक लास्ट है पुनर्भरण प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुनर्भरण प्रक्रिया का मतलब होता है वह स्वचालित शारीरिक नियंत्रण प्रणाली जो शरीर के हार्मोनों के स्रावित होने के समय और उनकी मात्रा को स्वनियंत्रित करती है। मतलब कितना, एक तरीके से कितना हार्मोन निकलना चाहिए, किस समय पे निकलना चाहिए, तो उसे जो नियंत्रित करती है उसे बोलता हम पुनर्भरण क्रियाविधि। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे रक्त में जो शर्करा होती है उसके स्तर को एक तरीके से मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का उदाहरण देकर यहाँ पे समझाया गया है। जैसे रक्त में शर्करा या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा इसे पहचाना जाता है। सबसे पहले अग्नाशय जब पहचानती है कि रक्त में शर्करा ज्यादा हो गई है तो तुरंत क्या करता है? इंसुलिन का स्रावण करता है, इंसुलिन बढ़ा देता है। जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है तो रक्त में शर्करा का स्तर कम होकर सामान्य हो जाता है और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस प्रकार पुनर्भरण प्रक्रिया काम करती है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास नियंत्रण एवं समन्वय, जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक बार आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।